देखो एक होता है ना कि एक जो राइडर होता है ना यार, वो बाइक के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि कोई बाइक आप चलाओ तो आप उस बाइक के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो। 5000 किलोमीटर मैंने चला लिया है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी किया है और मतलब ढंग से ही चलाई है, ऐसा नहीं है कि घर में खड़ी थी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 5000 किलोमीटर की जर्नी। जी हाँ, ये देखो कैसे भाई साहब एकदम बीच में आ गए हमारी वीडियो के। तो आज मेरी बाइक को देखो, अगर आप देख सकते हो मीटर पे, तो 5000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। 5009 किलोमीटर इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 5000 किलोमीटर का अपना रिव्यू क्या है इस बाइक को लेके, कैसी परफॉर्मेंस दी है इस बाइक ने 5000। और 5000 किलोमीटर एक ठीक ठाक सा मतलब टाइम पीरियड होता है यार एक बाइक को रिव्यू करने के लिए। मतलब आपको बाइक थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको और भी मेरे चैनल पे देखने को आगे भी मिलेंगी। और पहले भी मैंने डाली हुई है, तो पहले की वीडियोस भी आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं इस बाइक को लेके, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आप जब भी कोई बाइक लेते हो, है ना, देखो स्टार्टिंग में तो बड़ा क्रेज़ रहता है कि यार नई बाइक है यार, चलो राइड पे चलते हैं, चलो मज़ा आएगा यार, है ना। स्टार्टिंग में बड़ा क्रेज़ रहता है। कोई भी बाइक हो आप अगर एक 100 सीसी की छोटी सी बाइक भी लोगे ना, तो भी आपको क्रेज़ रहेगा स्टार्टिंग में कि यार मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आएगा, चलो आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं। एक मतलब रात को भी सोओगे ना तो ये रहेगा कि यार सुबह उठ के भाई बाइक में चलेंगे भाई, मज़ा आएगा। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर लगता है कि यार क्या यार अब जाना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आने लगती है। लेकिन टू माई सरप्राइज़ इस बाइक के साथ ऐसा नहीं है यार। मतलब आज भी अगर मुझे नेक्स्ट डे जाना होता है तो वही एक्साइटमेंट रहती है कि यार चल कल बाइक से जाएंगे, मज़ा आएगा। और ये सब तभी हो पाता है जब बाइक के साथ आपका जो एक वो है ना, क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस जो है बाइक का वो अच्छा रहे। तो टाइम की बात करूं तो मैंने अक्टूबर 7 को ये बाइक ली थी 2021, पिछले साल जब ये लॉन्च हुई थी। 21 सितंबर को लॉन्च हुई थी और 7 अक्टूबर को मेरे पास आ गई थी। और यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने मुझे हो चुके हैं इस बाइक को। अभी अप्रैल चल रहा है तो। और 5000 किलोमीटर मैंने पूरे किए हैं। हालांकि उतना रन नहीं है मेरा, उतना मैंने नहीं चलाई है, लेकिन फिर भी 5000 किलोमीटर मैंने पूरे कर लिए हैं। तो इस बाइक के साथ ना कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया है। मतलब एक कनेक्ट होता है इस बाइक के साथ, मतलब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो एक अच्छी फीलिंग भी आती है इसको चलाने में। भले ही मैं 50 पे चला रहा हूँ, भले ही मैं 40 पे चला रहा हूँ, या भले ही मैं 120 पे चला रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी फीलिंग आती है इस बाइक को चलाने में। तो वो फील आनी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी बाइक हो यार। चाहे अगर आप 100 सीसी की भी बाइक चला रहे हो ना, फील आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक फील नहीं आएगी ना तो आप बाइक को मतलब एक इमोशनल कनेक्ट भी नहीं हो पाता बाइक के साथ। बात करते हैं सबसे पहले इंजन के परफॉर्मेंस से। तो देखो इंजन का परफॉर्मेंस तो अभी तक 5000 किलोमीटर्स तक अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया इंजन को लेके। इंजन की रिफाइनमेंट जो है वो बरकरार है, बिल्कुल स्मूथनेस बिल्कुल बरकरार है। अगर आप दूसरे गियर में, तीसरे गियर में हाई रैप करते हो तो भी आपको स्मूथनेस मिलती है। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जो छोटे सीसी की बाइक्स होती है ना, जैसे ये 150 सीसी की बाइक है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप हाई रैप करते हो तो इंजन वाइब्रेट करता ही है यार, है ना। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। इसमें क्या होता है कि इंजन जब आप हाई रैप करते हो तो आवाज़ भले ही करता है ना, लेकिन वो आवाज़ भी इतनी सूदिंग लगती है कानों में कि उससे एक बेकार एक्सपीरियंस नहीं मिलता और वाइब्रेट नहीं करता है। अगर मैंने कितनी बार हाई रैप पे चलाया है, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में हाई रैप करके चलाया है, पर इंजन वाइब्रेशन नहीं आता आपको ऊपर तक वाइब्रेशन नहीं फील होगा। इंजन स्मूथ ही रहता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये हैट्स ऑफ टू यामाहा के इंजीनियर्स की यार, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंजन डिज़ाइन किया है और ये सक्सेसफुल इंजन है। तभी तो यामाहा इसको देखो MT-15 में यूज़ कर रहा है, अभी एरोक्स मैक्सी स्कूटर में लेके आया है। और सुनने में आ रहा है कि XSR जो एक दूसरी बाइक, एक रेट्रो वाली जो आने वाली है, जो पहले ही आनी थी, उसमें भी यामाहा ने यही इंजन दिया है। तो इसके पीछे, और इसी इंजन को ना रीट्यून करता रहता है यामाहा। कभी उसका टॉर्क बढ़ा देगा, कभी इसकी टॉप स्पीड बढ़ा देगा, कभी कुछ कर देगा, है ना। तो ये इंजन जो है एक सक्सेसफुल इंजन है। और परफॉर्मेंस के मामले में 5000 किलोमीटर्स तक की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस ये इंजन मुझे दे रहा है।
और दूसरी जो चीज़ आती है, इसके बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उसकी क्या अभी तक मेरा रिव्यू है। तो देखो बॉडी पार्ट्स जो हैं, एक जो खासियत मुझे सबसे अच्छी लगी यामाहा की, 5000 किलोमीटर मैंने चला लिया है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी किया है और मतलब ढंग से ही चलाई है। ऐसा नहीं है कि घर में खड़ी थी, ढंग से चलाई है, हर जगह चलाई है। मैं इसको लेके आगरा भी गया हूँ। अभी तक इसके जो फेयरिंग वगैरह है ना, मुझे कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। मतलब एक होता है ना कि फेयरिंग वाली बाइक में क्या होता है कि जैसे दूसरी कंपनीज की जो बाइक्स होती है ना, उनकी फेयरिंग में गैप आ जाता है या फिर वो खटर खटर मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ करने लगती हैं। लेकिन इसकी फेयरिंग जो है ना, खास करके जो V4 की फेयरिंग है, V4 की फेयरिंग यामाहा ने इतने अच्छे से डिज़ाइन की हुई है कि कहीं से भी कोई नॉइस या कुछ रैटलिंग साउंड ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आता इसमें से। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब चीज़ बनाई है यामाहा ने, पैसे ले रहा है, मैं मानता हूँ। देखो बहुत से लोग आपको मिलेंगे ये बोलने वाले कि यार 2 लाख रुपए की बाइक कौन खरीदेगा यार, है ना, इतनी एक्सपेंसिव कर दी 150 सीसी में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई पैसे अगर कंपनी ले रही है ना, तो कंपनी ने चीज़ भी दी है आप, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पकड़ा दिया है। अगर 2 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए आपसे ले रही है ना इस बाइक के, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी ने कुछ चीज़ दी है आप। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने लूट लिया आपको या कुछ ऐसे ही देखो। और ये वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो इससे पहले दूसरे ब्रांड की बाइक्स चला चुके हैं। ठीक है, दूसरे ब्रांड से का मतलब आप समझ जाओ कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनसे जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये बिल्कुल स्टैंड आउट करती है, इसीलिए इसके पैसे भी ज़्यादा हैं। यामाहा ने अगर इसको प्रीमियम कैटेगरी में रखा तो एक्चुअली में आपको प्रीमियम चीज़ मिल रही है यामाहा में। तो अभी तक तो मेरा यही मतलब मेरा कहना है कि इसकी जो फेयरिंग है ना, वो एब्सोल्युटली, ये खास कर कि मैं बता दूं आपको कि मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो नॉर्मल तरीके से बाइक चलाते हैं। मतलब नॉर्मल तरीके से का मतलब ये नहीं 40-50 पे, मतलब वो भगाते भी हैं लेकिन तरीके से चलाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इस पे व्हीली मार रहे हैं, स्टॉपी मार रहे हैं या स्टंट्स कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वैसा आप करोगे तो आई डाउट कि इसकी फेयरिंग भी ढीली होगी, इसकी फेयरिंग में आवाज़ भी आएगी, ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको चलाओगे, टॉप स्पीड पे पकड़ोगे, मतलब एक तरीके से अगर आप इसको चलाओगे ना, तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला इसकी फेयरिंग के साथ, इसके बॉडी पार्ट्स के साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का कि अभी तक मुझे मतलब बॉडी के इसके बॉडी पार्ट्स में मुझे कुछ भी साउंड या ऐसी कोई घटिया क्वालिटी नहीं लगी है। बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक, कई बार कई लोग बोल रहे हैं कि इतना पतला सा प्लास्टिक है कि ऐसे अगर हाथ से हिलाओ तो हिल जाता है, वो मतलब मुड़ जाता है। तो यार मैं उन लोगों से यही बोलूँगा कि भाई इसको सॉफ्ट प्लास्टिक बोलते हैं और ये खासकर इसीलिए बनाया गया है। आप खुद सोच के देखो कि अगर प्लास्टिक ठोस हो जाए, एकदम ठोस प्लास्टिक हो जाए, तो बाइक अगर एक बार गिरेगी ना तो गिरते के साथ ही चटक बोल जाएगी। तो इसीलिए सॉफ्ट प्लास्टिक लगाया गया है कि हल्की फुल्की तरीके से अगर आपकी बाइक गिरती है तो आपका पैनल टूटेगा नहीं। फ्लेक्सिबल इसीलिए बनाया गया है इसको। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप इस बाइक को ज्यादा धूप में खड़ा रखते हो, है ना, टाइम के साथ साथ अगर ये प्लास्टिक हार्ड हो जाता है, जो कि होता है, ठीक है, जनरली। अब मुझे नहीं पता कि इस प्लास्टिक का क्या क्वालिटी है, क्या कैसे होने वाला है, लेकिन अगर ये प्लास्टिक धीरे धीरे हार्ड होने लगता है ना, तो फिर ये टूट भी जाएगा जल्दी, एक बार इधर से उधर गिरने पे ही टूट जाएगा। तो इसीलिए यामाहा ने स्टार्टिंग में इस चीज का ध्यान रखा है कि भैया इसकी जो प्लास्टिक है ना, साइड की जो फेयरिंग की जो प्लास्टिक है, उसको इस तरीके से ही बनाया गया है फ्लेक्सिबल, ताकि अगर बाइक आपकी हल्की फुल्की तरीके से गिर भी जाए तो इतनी जल्दी फेयरिंग इसकी टूटेगी नहीं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के बनाया भाई ये यामाहा ने, ऐसे नहीं बना दिया कुछ भी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार फेयरिंग की प्लास्टिक तो इतना पतला है, मुड़ जाता है, ये तो बहुत ही घटिया क्वालिटी लगाई है। अरे घटिया क्वालिटी नहीं है, ये बढ़िया क्वालिटी लगा रखी है यामाहा ने। कि भाई इसकी माइलेज ड्रॉप हुई क्या, या इसकी माइलेज कितनी मिल रही है। तो देखो करंट में तो मुझे इसकी माइलेज 50 के आसपास मिल रही है, 50 प्लस ही मिल रही है, ठीक है। और उसका रीज़न यही है कि मैं सिटी में चलाता हूँ और सिटी में क्या होता है कि 100 प्लस में बहुत कम ही जा पाता हूँ, है ना। तो एक नॉर्मल स्पीड पे अगर मैं चला रहा हूँ तो आराम से इसकी एवरेज आपको 45 से 50 के बीच में बहुत आराम से मिलेगी, बहुत आराम से। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप ज़्यादा VVA में चलाओगे, VVA ऑन करके चलाओगे, तो आपकी माइलेज जो है वो ड्रॉप हो सकती है ना। लेकिन वो इतनी भी ड्रॉप नहीं होगी कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे, 40 तक पहुंच जाएगी। 40 तो फिर भी देगी यार, उससे नीचे तो नहीं जाएगी। देखो माइलेज तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, है ना। लेकिन फिर भी मुझे जो माइलेज मिल रही है वो 50 के आसपास मिल रही है और आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, उसके बाद भी आपको अच्छी माइलेज दे रही है ये बाइक। माइलेज के बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फीचर्स हैं यामाहा V4 या R15M कहूँ मैं, दोनों ही बाइक सेम है
और अगर मैं बात करूं तो यार इसके यूएसडी फोक्स, जो फ्रंट यूएसडी फोक्स दिए हैं यामाहा ने V4 में, जो कि V3 में नहीं आते थे। और सरप्राइजिंगली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो स्टार्टिंग में जब मैं ये बाइक ले रहा था तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं था यूएसडी फोक्स को लेके, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि इंडियन रोड्स के लिए ना यूएसडी फोक्स उतने कारागार नहीं है, मतलब उतने रिलायबल नहीं है, और हाई स्पीड्स में अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये तो पता था मुझे। लेकिन अब इंडियन रोड्स पे हम हाई स्पीड्स पे तो कितनी बार ही चलाएंगे यार, है ना। तो वो एक मेरे दिमाग में था कि यार पता नहीं यूएसडी फोक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, और मेंटेनेंस तो ऑफ कोर्स यूएसडी फोक्स की ज़्यादा ही है टेलीस्कोपिक से। लेकिन यार सच बता रहा हूँ मैं, सरप्राइजिंगली ना यूएसडी फोक्स ने कमाल कर रखा है भाई साहब। जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं ना, जो छोटे मोटे बम्स आते हैं, उनका तो ये पत्ता भी नहीं लगने देता आपको, मतलब इतने ज़बरदस्त हैं। मैं तो कहता हूँ कि यार जितनी भी इंडियन बाइक्स है ना, सब में यूएसडी फोक्स आ जाने चाहिए मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, उससे प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन भाई कमाल के हैं यूएसडी फोक्स, ये तो सच में मैं बताऊँगा। अभी देखो MT-15 में भी यामाहा ने दे दिया है, जो नई MT-15 लॉन्च हुई है, अभी कल ही लॉन्च हुई है, उसमें भी जो है यामाहा ने यूएसडी फोक्स दे दिया है। उसकी भी परफॉर्मेंस देखना कितनी बढ़ जाएगी। अभी बहुत रिव्यूज़ करेंगे लोग उसका, अपने को कहीं मिल जाएगी नई वाली MT-15 तो हम भी डाल देंगे रिव्यू, है ना। लेकिन यार अपने तो सब्सक्राइबर इतने हैं नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो क्या करें यार। फिर अब जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो कोई हमें बुलाएगा भी नहीं रिव्यू करने के लिए। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, है ना, थोड़ा सा भाई को सपोर्ट कर दो, तो ताकि हम भी जो है अच्छी अच्छी बाइक्स का रिव्यू कर सकें, लोग हमें बुलाएं रिव्यू करने के लिए। अगली बात जो करने वाला हूँ वो है क्विक शिफ्टर की। देखो, क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर दिया है ना यामाहा ने इसमें, जो कि मतलब अनबीटेबल है यार। मतलब मैं क्या बताऊं, अब कई लोग बोलेंगे कि यार मतलब हम कौन सा रेस ट्रैक पे चला रहे हैं जो हमें क्विक शिफ्टर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई बार आपको ओवरटेक करते टाइम भी क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा आपको मतलब मदद करता है यार, है ना। मतलब जैसे कि आप तेज़ निकाल रहे हो बाइक को, आप थ्रॉटल नहीं बंद करना चाह रहे हो और आपको फटाफट जो है गियर शिफ्ट करके आगे निकलना है, तो आपको मदद करता है क्विक शिफ्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार फीचर दिया हुआ है, क्विक शिफ्टर एक अच्छा फीचर है और मतलब बहुत अच्छे से काम करता है क्विक शिफ्टर। कई बार क्या होता है ना, देखो कंपनियां फीचर तो दे देती हैं, लेकिन वो फीचर अच्छे से डेवलप नहीं होता है और जो राइडर होता है ना उसको प्रॉब्लम होती है। मतलब यामाहा ने ऐसा नहीं किया। यामाहा ने अगर एक 150 सीसी में क्विक शिफ्टर दिया है तो अच्छा परफॉर्मेंस भी है उसका, मतलब अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग होती है। 50 के ऊपर अगर आप इसको शिफ्ट करोगे ना, बहुत स्मूथ शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल भी झटका नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको लोअर स्पीड में या लोअर आरपीएम पे इसको शिफ्ट करोगे तो आपको हल्के से झटके महसूस होते हैं इसमें, है ना। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है थोड़ी सी, तो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला, इतना स्मूथली शिफ्ट होता है इसमें गियर। तो ये एक अच्छा फीचर दिया है। हालांकि क्विक शिफ्टर जो है वो आपको R15M में मिलता है और ये जो रेसिंग ब्लू मैं चला रहा हूँ इसमें मिलता है। बाकी रेड वर्जन और जो ब्लैक वर्जन है उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करके लगवाना पड़ता है, इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये एक चीज़ है। बाकी क्विक शिफ्टर की कीमत ज़्यादा तो नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये में क्विक शिफ्टर आपका लग जाएगा। लेकिन कई लोग ये भी पूछ रहे थे मेरे से कि क्या मेरे पास V3 है तो क्या मैं V3 में क्विक शिफ्टर लगवा सकता हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से आप नहीं लगवा सकते, है ना, क्योंकि उसमें देखो इसमें ना एक सॉकेट होता है जो इंजन के साथ जो उस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। एक सॉकेट दिया होता है जो क्विक शिफ्टर का जो एक प्लग होता है वो उसमें लगता है, तो वो जो सॉकेट है ना वो V3 में नहीं मिलेगा आप। तो वैसे तो टेक्निकली तो आप कंपनी की तरफ से तो नहीं लगवा सकते, लेकिन अगर आप बाहर कहीं जुगाड़ उगाड़ से लगवा सकते हो तो आई डोंट नो वो पॉसिबल है कि नहीं है। वो शायद पॉसिबल हो जाए या नहीं हो जाए, पता नहीं मेरे को, लेकिन ऑफिशियली तो आप नहीं लगवा सकते V3 में क्विक शिफ्टर, जहाँ तक मेरे को लगता है, तो वो नहीं लग पाएगा। लेकिन V4 में जो है, V4 के रेड वर्जन में और ब्लैक वर्जन में अगर आप चाहो तो आप लगवा सकते हो, क्योंकि इसका जो इंजन है वो इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है और सॉकेट्स वगैरह दिए हुए हैं जिसमें कि आप कंपनी से जो क्विक शिफ्टर आ रहा है वो आप लगा सकते हो। और देखो एक और बात इसकी मैं बताता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही नए चला रहे हैं या थोड़ा सा मतलब नए लोग हैं, उनके लिए है कि अगर वो कुछ भी गलती करते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल उनको बचा लेता है ना। तो एक 150 सीसी की बाइक में बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई काम नहीं है। मैं एग्री भी करता हूँ कि उतनी पावरफुल बाइक तो है नहीं जो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दे दिया गया है, लेकिन आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर एक नया आदमी इस बाइक को चला रहा है, जिसने मतलब एक होता है ना कि जो नया आदमी होता है ना उसको पावर का इतना आइडिया नहीं होता कि यार कैसे बिहेव करेगी बाइक, है ना, बाइक कैसे बिहेव करेगी ये। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल एक यूज़फुल फीचर है। देखो आप ये तो मानोगे कि एक नया बंदा जब इस बाइक को चलाएगा ना, तो अगर मान लो उसने थ्रॉटल एकदम से खींच दिया तो
थोड़ा सा तो एग्रेसिव बिहेवियर है इसका, है ना। तो उस एग्रेसिव बिहेवियर को भी एक नया बंदा संभालने में थोड़ी सी उसको दिक्कत होगी 100% होगी, है ना। तो उसलिए जो है ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। अगर उसका कहीं बैलेंस ट्रैक्शन लूज होता है तो उसको हेल्प मिल जाए, तो इस वजह से इस चीज़ को देखते हुए यामाहा ने इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। तो यस, इट्स अ यूज़फुल फीचर फॉर बिगिनर्स मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे से पूछो तो मेरे लिए पर्सनली उतना तो नहीं है, मतलब मेरे लिए तो उतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन हाँ, बिगिनर के लिए ज़रूर यूज़फुल है। जो अभी नए बाइक चलाना शुरू किए हैं उनके लिए तो यूज़फुल है यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, बाय बाय।